नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। आज की कहानी नम्रता की है, नम्रता और प्रियांशी की। ये दोनों बेस्ट फ्रेंड हैं और बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, दोनों एक साथ रहती हैं। अब उनका कॉलेज स्टार्ट हुआ था और उन्हें हॉस्टल में कोई जगह नहीं मिली थी। दोनों बहुत परेशान होती हैं, अपने घर वालों से पूछती हैं कि अब हम क्या करें, क्योंकि हॉस्टल तो कहीं खाली नहीं है और रूम इतनी जल्दी मिलना बहुत मुश्किल है। तो ये दोनों अपने घर वालों को कन्विंस तो कर लेती हैं कि हम लोग अलग कहीं रूम लेकर रहें। तो घर वाले पहले तो डर रहे थे, क्योंकि नया शहर और नई जगह, और वहाँ अगर रूम लेकर रहेंगे तो पता नहीं कैसे लोग होंगे, ये सोच करके घर वाले बहुत डर रहे थे। लेकिन ये दोनों को अब कोई और ऑप्शन दिख नहीं रहा था, इसलिए इन लोगों ने वहाँ पता किया। तो आउटर में एक घर था जहाँ लिखा हुआ था कि यहाँ पर रेंट हाउसेस मिलते हैं। ये दोनों वहाँ जाती हैं और पता करती हैं। तो उस फैमिली में एक अंकल थे, थोड़ा एजेड थे, और उनकी वाइफ थी, एक बच्चा था। तो उन्होंने बताया कि ये उनके बेटे का लड़का है और उनके बेटे और बहू की डेथ हो चुकी है। तो उनका नाती है एक तरह से। तो वो तीनों ही उस घर में रहते थे। नीचे के फ्लोर में वो लोग रहते थे और ऊपर का फ्लोर पूरा खाली था। तो उन्होंने बोला कि अगर आपको रूम चाहिए तो ऊपर आप एक रूम ले सकते हो। अब प्रियांशी और नम्रता दोनों खुश हो जाती हैं कि चलो अच्छा है, बड़े बुज़ुर्ग भी हैं घर पे तो कोई डर नहीं रहेगा और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगल बगल कोई नज़दीक घर भी नहीं है, सब दूर दूर घर बने हुए हैं। ये अपनी मम्मी को फ़ोन करती है नम्रता और बताती है कि मम्मी ऐसा ऐसा घर है, हम लोग ले रहे हैं। तो उनकी मम्मी बोलती ठीक है, लेकिन अपना ध्यान रखना। तो वो लोग रूम ले लेते हैं। रूम कम बजट में मिल जाता है, क्योंकि वो दोनों भी ठीक ठाक ही थे, अंकल आंटी। अच्छे से बात हो जाती है और ये लोग उसी दिन शाम को अपना सारा सामान लेकर वहाँ पहुँच जाते हैं। अपना सेटअप कर रहे थे, रूम अपना क्लीन किया पहले तो, क्योंकि इतने दिनों से बंद था। तो अंकल आंटी ने बोला कि हम क्लीन करवा देंगे, लेकिन इन दोनों ने बोला कि अंकल आप रहने दो, हम लोग कर लेंगे। तो ये लोग झाड़ू उठाती हैं और पूरा घर एकदम झाड़ू वाड़ू लगा के, पोछा छा लगा के एकदम साफ़ कर लेती हैं। बहुत ज़्यादा थक गए थे दोनों, रात का वही 8 बज गया था और सामान अभी तक सेट नहीं हुआ था। दोनों बहुत परेशान होती हैं कि दूसरे दिन कॉलेज भी जाना है और अभी खाना भी बनाना है। तभी नीचे से आवाज़ आती है। आंटी बोलती हैं कि बेटा ऐसा है, आज खाना यहीं पर खा लो, कल से तुम लोग बना लेना, क्योंकि तुम लोग बहुत थक गए होगे साफ़ सफाई में। अब प्रियांशी तो बहुत खुश हो जाती है, चलो अच्छा है नीचे खाएंगे। लेकिन नम्रता बोलती है कि हमें ऐसे ही किसी के घर खाना नहीं खाना चाहिए, क्योंकि पता नहीं क्या हो क्या ना हो। तो प्रियांशी बोलती है तुम भी अजीब हो, अलग ही सोचती रहती हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, वो बेचारे इतनी हमारी हेल्प कर रहे हैं तो हमें जाना चाहिए। अब दोनों लोग हाथ मुंह धुलते हैं, उसके बाद नीचे पहुंच जाते हैं, खाना खाते हैं। उन लोगों से थोड़ी बहुत बातें होती है, ज़्यादा बातें नहीं होती है। वो इतना बताते हैं कि उनके बेटे और बहू की एक्सीडेंट हो गई थी, उनकी उसी में डेथ हो गई, और ये हमारा नाती है। वो नाती इनका अभी 8 साल का था और बहुत होशियार था, क्योंकि बहुत अच्छे से बात कर रहा था। तो नम्रता उससे बात करती रहती है, लेकिन वो कुछ अजीब ही था। मतलब बीच बीच में बात करते हुए इधर उधर देखने लगता था। तो नम्रता पूछती है उससे, क्या बात है बेटा, इधर उधर क्यों देख रहे हो, सब ठीक है ना? हाँ हाँ सब ठीक है, वो सब ठीक है, बस हाँ और कुछ नहीं। मतलब कुछ अजीब सा लग रहा था, मतलब जब वो बात कर रहा था। नम्रता ये देख करके परेशान हो रही थी। अब लेकिन हमें क्या, ये सोच करके नम्रता बोलती है ठीक है अब हम लोग चलते हैं आंटी, क्योंकि सुबह हमें जाना है कॉलेज। तो बोलते ठीक है अच्छा। अब ये दोनों लोग वहाँ से जब चल रही थी, एक बार नम्रता पीछे मुड़ के देखती है। तो जैसे ही पीछे मुड़ के देखती है तो उसे दिखाई पड़ता है रूम में 3 नहीं 5 लोग हैं। पीछे 2 लोग बैठे हुए दिख रहे हैं और वो एकदम क्लियर नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि रात का समय था और लाइट कम जल रही थी।
तो ये कहती ऐसा कैसे हो सकता है, अभी तो 3 लोग थे, ये 5 कैसे आ गए और हम लोग तो इतनी देर से बैठे हैं, लेकिन और कोई तो दिखा नहीं, तो ये 2 लोग कौन है। लेकिन अब दोबारा जा नहीं सकती थी, तो ये देखते हुए चली जाती ऊपर। जब ऊपर जाती तो प्रियांशी को भी बताती है, तो प्रियांशी कहती मुझे तो कोई दिखा नहीं, तुझे कैसे दिख गया। तो कहती है पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि रूम में 5 लोग थे। तो कहती ठीक है, अच्छा चलो हम लोग सोते हैं, सुबह स्कूल जाना है, कॉलेज, और बहुत काम है। कहते ठीक है। अच्छा, अब दोनों सोने लगते हैं और तभी रात में वही 12:30-1 के आसपास अचानक से नम्रता की नींद खुलती है। तो वो देखती है कि उसके हॉल में कोई टीवी देख रहा है, क्योंकि टीवी चलने की आवाज़ आ रही थी, जबकि इनके पास कोई टीवी नहीं था। तो इन्होंने सोचा ये टीवी की आवाज़ हॉल से कैसे आ सकती है, अभी हॉल तो एकदम खाली पड़ा है, सिर्फ 2-4 चेयर पड़ी हुई हैं, वो भी पुरानी हैं, उन्हीं की पड़ी हैं, आंटी अंकल की। तो ये हॉल में कौन मतलब क्या करेगा। ये उठती है, अपने रूम का दरवाज़ा खोलती है, सामने हॉल था, हॉल में टीवी चल रहा था। अब ऐसे कैसे हो सकता है, जब उसने देखा था कि रूम में कुछ भी नहीं था, तो ये टीवी कहाँ से आ गया। और अजीब सी हंसने की आवाज़ें आ रही थी, जैसा लग रहा है 2 लोग बैठकर टीवी देख रहे हैं और हंस रहे हैं, बात कर रहे हैं। ये थोड़ा डर जाती है और दौड़ कर आती है, प्रियांशी को जगाती है, प्रियांशी से बोलती है कि प्रियांशी देखो उधर हॉल में टीवी चल रहा है। प्रियांशी कहती है तुम अजीब हो यार, सपना देख रही हो, सो रही हो। तो कहती नहीं मैं सो नहीं रही हूँ, चलो देखो चल के। दोनों उठकर जाती हैं और देखती हैं हॉल में टीवी चल रहा था। अब ये दरवाज़ा खोल के धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, तभी उन्हें दिखा कि चेयर पर 2 लोग बैठे हैं। और जब ये चेयर के पीछे जस्ट पहुंची ही थी, तभी अचानक से पीछे से कोई इनके कंधे पर हाथ रखता है। प्रियांशी एकदम से डर जाती है, क्योंकि एक हाथ प्रियांशी के कंधे पे था। प्रियांशी पीछे मुड़ के देखती है तो कोई भी नहीं था। उसे लगता है शायद नम्रता का हाथ होगा, लेकिन नम्रता थोड़ा दूर खड़ी हुई थी और नम्रता एकटक उधर टीवी की तरफ देखे जा रही थी। प्रियांशी डर जाती है और नम्रता का हाथ पकड़ती है और बोलती है चलो रूम में चलो। तो नम्रता कहती क्यों, क्या हुआ। कहती नहीं नहीं रूम में चलो। जब ये रूम में जाने लगते हैं तो उन्हें दिखाई पड़ता है कि वो जो कुर्सी पे लोग बैठे हैं वो अचानक से इन दोनों की तरफ देखने लगते हैं। अब ये दोनों उन्हें देख करके इतना डर जाते हैं, क्योंकि उनको आज तक इन्होंने कभी देखा नहीं था। नीचे सिर्फ 3 लोग रहते थे, तो ये 2 लोग कौन हैं। अब उन्हें देख करके ये दोनों बहुत डर जाती हैं और दौड़कर अपने रूम में चली जाते हैं और दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठ जाते हैं। अब इतना डर लग रहा था इन्हें। अब नींद तो उड़ी गई थी, क्योंकि नींद तो अब आनी नहीं थी, डर गए थे इतना ज़्यादा। रात का वही 1:30 बज रहा था और ये लोग अभी तक बैठे हुए थे। तभी इन्हें टीवी की आवाज़ बंद हो जाती है। ये समझ में आता है शायद किसी ने टीवी बंद किया है। उसके बाद किसी के चलने की आवाज़ आती है, इनके दरवाजे तक कोई आता है और थोड़ी देर कोई खड़ा रहता है। ये लोग ध्यान से सुन रहे थे। उसके बाद वो नॉक करता है दरवाज़ा। अब इन दोनों की हिम्मत नहीं थी दरवाज़ा खोलने की, और ना तो इन्होंने फिर खोला दरवाज़ा। लेकिन थोड़ी देर बाद फिर वो आदमी चला जाता है, अब पता नहीं कौन था, वो चला जाता है और ये दोनों अभी तक डरी हुई बैठी हुई थी। अब प्रियांशी बोलती है ऐसा है, आप लोग कब तक डरते रहेंगे, ऐसा है चुपचाप सो जाओ, सुबह देखेंगे जो होगा। तो ये लोग सोने की कोशिश कर ही रही थी, तभी अचानक से किसी ने प्रियांशी का पैर पकड़ा और एकदम से नीचे खींच लिया। वो इतनी तेज़ी से नीचे गिरी थी कि नम्रता एकदम से उड़ जाती है, चीखने लगती है। तो इनके जो मकान मालिक थे वो लोग भी आते हैं ऊपर और पूछते हैं क्या हुआ। तो ये दोनों सारी बात बताते हैं। अब उनके जो अंकल आंटी थे वो एक दूसरे का मुंह देख रहे थे और ज़्यादा कुछ बोले नहीं और चुपचाप चले जाते हैं वहाँ से। अब इन्हें कुछ समझ में नहीं आता है ये कुछ बोले क्यों नहीं। तो दूसरे दिन जब सुबह होती है, वो रात तो किसी तरह कट जाती है। तो नम्रता की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। नम्रता जबकि बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसको बुखार होता है बहुत। तो अंकल आंटी इनसे कहते हैं कि ऐसा है, आओ खाना मत बनाना, हमारे घर में ही खाना खा लो।
तो आज नम्रता बोल देती है कि नहीं, मुझे खाना नहीं खाना है और मेरी तबीयत वैसे भी ठीक नहीं है, प्रियांशी भी कुछ बाहर से ले आएगी तो आप लोग परेशान मत हो। लेकिन वो लोग बहुत ज़िद करते हैं। तो आंटी जी एक कटोरी में खीर लाती हैं और वो खीर प्रियांशी को देती हैं, बोलती हैं कि ठीक है, खाना नहीं खाओगी तो ये खीर खा लो। तो वो मना नहीं कर पाती क्योंकि अब उतने प्यार से लेके आई थी। तो खीर की कटोरी वहीं रखी हुई थी और इन दोनों ने उस खीर को खाया नहीं। आंटी बहुत ज़िद कर रही थी कि अभी खा लो। तो प्रियांशी बोलती है आंटी अभी हमने ब्रश नहीं किया है और इसके बाद हम लोग खा लेंगे, आप परेशान मत हो। तो वो देखती रहती है, उसके बाद चली जाती हैं। अब नम्रता बोलती है कि प्रियांशी इस खीर को मत खाना क्योंकि मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। वो खीर वहीं रखी रहती है और 1 घंटे बाद पता नहीं अचानक से उस खीर का कलर बदलने लगा था और वो खीर नीली नीली होने लगी थी। ये देख कर के प्रियांशी बहुत डर जाती है, आखिर इसमें ऐसा क्या है जो ये नीली नीली सी हो गई है, कुछ कलर चेंज धुंधला सा ऐसा लग रहा है। तो दोनों डर जाती हैं, सोचती हैं कि कुछ तो गड़बड़ है, ये दोनों लोग कुछ तो कर रहे हैं और हमें इनसे बचना चाहिए, हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। तो ये दोनों अब घर की तलाश में घर से निकल जाती हैं और उनसे बताती हैं कि अंकल हम जा रहे हैं मेडिकल स्टोर, हमें दवा लेनी है, हम दवा लेके अभी थोड़ी देर में आएंगे। इस बहाने से ये लोग घर से निकलते हैं और एक नए घर की तलाश में जुट जाते हैं। घर तो मिलता नहीं है, लेकिन जब ये वापस आती हैं तो अंकल गेट के पास ही बैठे थे। वो बोलते हैं क्या हुआ, घर मिला नहीं? तो नम्रता बोलती आपको कैसे पता, हम घर ढूंढ रहे थे। तो वो कुछ बोलते नहीं है, उठकर अंदर चले जाते हैं। अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था, ये लोग इतना परेशान हो रहे थे कि आखिर ये कर क्या रहे हैं हमारे साथ। तो ये लोग वैसे ही प्लान करते हैं, अपनी मम्मी को फ़ोन करते हैं और बताते हैं ये सारी बातें। तो उन नम्रता की मम्मी बोलती हैं कि ऐसा है बेटा, तुम लोग सामान लेकर के घर आ जाओ वापस, जो होगा देखा जाएगा बाद में। तो ये दोनों अपना सामान पैक करने लगते हैं और जैसे ही घर से निकलने जा रहे थे तो वो अंकल रोक लेते हैं और बोलते हैं कि तुम लोग कहाँ जा रहे हो बेटा, अभी तो तुम लोगों की क्लासेस चल रहे हैं और तुम लोग जा क्यों रहे हो? तो ये बोलते नहीं अंकल, हमारे घर से फ़ोन आया है और उन्होंने बुलाया है, कुछ ज़रूरी काम है तो हमें जाना होगा। तो प्रियांशी बोलती है वैसे भी नम्रता की तबीयत ठीक नहीं है तो हम सोच रहे हैं डॉक्टर को वहीं पर दिखा लेंगे, हमारे फैमिली डॉक्टर हैं। तो वो अंकल जाने नहीं देना चाहते थे और जैसे ही ये गेट से नीचे उतर रही थी, अचानक से इसका पैर स्लिप करता है नम्रता का और ये गिर जाती है। इसके पैर में बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो जाता है, ये चल भी नहीं पा रही थी। तो इसे लेकर के प्रियांशी तुरंत हॉस्पिटल जाती है। पैर में प्लास्टर चढ़ा था और उसके बाद प्रियांशी सोचती है कि अब इन्हें घर नहीं ले जाएंगे क्योंकि कुछ तो गड़बड़ है वहाँ पर। तो वहाँ से सीधे ये अपने घर ले जाती है। सामान अभी अंकल के घर में ही पड़ा हुआ था। ये नम्रता के घर लेके जाती है, गाड़ी बुक करती है वहाँ से और जैसे ही वहाँ पहुँचती है तो उनकी मम्मी ने पहले से ही रेडी करके रखा था पंडित जी को बुला करके। पंडित जी आते हैं तो नम्रता को देखते ही बता देते हैं कि नम्रता को किसी ने कुछ खिलाया है, कुछ टोना टोटका किया है जिस वजह से इसका ये हाल है और अगर ये कुछ दिन और वहाँ रहती तो इसका और भी बुरा हाल हो सकता था इसकी जान भी चली जाए। और ये टोटका कोई ऐसा टोटका नहीं है, ये उन्होंने जो उनका नाती है शायद उसको बचाने के लिए किया है। उसके ऊपर जो आत्मा है या जो चीज़ है उससे उतार कर उन्होंने नम्रता के ऊपर डाल दिया है, क्योंकि उनका नाती बहुत दिनों से परेशान था। उनके लड़के की और उनकी बहू की आत्मा उनके लड़के के आसपास रहती थी, जिस वजह से उनके लड़के की तबीयत बहुत ख़राब रह रही थी। तो उन्होंने पंडित जी से सलाह ले करके उसकी आत्मा को उतार करके नम्रता को कुछ खिला दिया है, जिसकी वजह से नम्रता के ऊपर वो आत्मा है। अब ये लोग सुनते ही परेशान हो जाते हैं कि अब क्या करें हम लोग। तो पंडित जी बोलते हैं ठीक है, हम इनको तो ठीक कर देंगे, लेकिन अब उस घर में मत जाना तुम लोग दोबारा। तो ये लोग सोचते हैं ठीक है। तो इनके पापा जाते हैं उनके घर और सारा सामान लेकर वापस आ जाते हैं। तो ये वाक़या नम्रता और प्रियांशी दोनों ने हमारे साथ शेयर किया है। आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को
सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और बने रहिए हमारे साथ। इसी तरह की नई और अनोखी कहानियाँ मैं लेके आती रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक के लिए डरते रहिए।